Good morning, friends. Today we are going to start with the chapter 1, Science Part 2, Heredity and Evolution. So, before starting the chapter, we are going to clear some basic points. So, our body is made up of different tissues. Different tissues are made up of cells, and cells is the structure and functional unit of life. What it means? It means कि हमारी जो बॉडी होती है वो टिश्यूज़ से बनी होती है। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी होती है और डिफरेंट टिश्यूज़ में अलग अलग सेल्स होते हैं और वो सेल्स के अंदर का जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन हो, रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन, वो एक अकेला सेल बहुत सारे प्रोसेस कंडक्ट करता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलता है, हमें जो भी हम लोग डाइट खाते हैं वो उससे अब्जॉर्ब करता है। सो सेल्स कंटेन डिफरेंट थिंग्स सच एज न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग का पार्ट, न्यूक्लियस के सराउंडिंग का पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, डिफरेंट प्रोटीन्स, राइबोसोम एक्सेट्रा, ये सब जो पार्ट्स जो मैंने बताया ये सब प्रेजेंट रहते हैं सेल्स में। तो बेसिकली न्यूक्लियस में ना क्रोमोसोम होता है और वो क्रोमोसोम ही है मेन जिसमें हमारा डीएनए कंबाइन फॉर्म में रहता है, बहुत कंडेंस फॉर्म में रहता है और उसी में हमारा जीन्स होता है और वो जीन्स ही है जो एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, सो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल विच हैव अ जीन्स। तो डीएनए जो है वो मेन चीज़ है, वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वही हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आता है। सो जीन जो है वो फंक्शनल पार्ट है वो डीएनए का, कि वो ही जीन्स जो है वो हमारा एक्सप्रेस होता है बॉडी में और उसी से हम अपने पेरेंट्स की तरह थोड़े दिखते हैं और थोड़े मम्मी के जैसे दिखते हैं, मतलब पापा मम्मी दोनों कंबाइन थोड़ा थोड़ा अलग अलग हम लोग दिखते हैं। सो हियर इज़ द सेल का पिक्चर। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर पिक्चर डाला है, उसमें आप लोग देख सकते हो। उसमें न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर माइक्रोट्यूबुल्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है उस सेल में प्रेजेंट रहता है। सो पहला टॉपिक जो अभी इस चैप्टर में है वो बेसिकली, बहुत बेसिकली मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, वो देख लो। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है डीएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और उसका बेस पेयरिंग कैसा होता है, ATGC। तो ए जो है वो डबल बॉन्ड से टी से कंबाइन करता है और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से सी से कंबाइन करता है। तो ए जो है उसे एडिनाइन बोलते हैं, टी को थाइमिन, जी को ग्वानिन और सी को साइटोसिन। ठीक है, सो ये डीएनए है। डीएनए दो प्रोसेस कंडक्ट करता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में क्या करता है वो अपने स्ट्रैंड को डबल करता है, मतलब वो जितना भी डीएनए वो डबल होगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेगा, वो डबल स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो वो जो एमआरएनए बनता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब ये जो एमआरएनए है उसमें क्या होता है, जो डीएनए के ATGC है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। जैसे ए जो है वो टी से बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, टी के जगह यू आता है। सो थाइमिन की जगह हम लोग यूरासिल रिप्लेस करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, वो एमआरएनए के स्ट्रैंड ही है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अभी वो एमआरएनए प्रोटेक्शन के साथ साइटोप्लाज्म में आएगा
और वहाँ पे वो जो मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, वहाँ पे वो जाएगा। वहाँ पे राइबोसोम करके प्रोटीन है, आरआरएनए के साथ वो वहाँ पे आएगा और तीन जो न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर टीआरएनए आके बैठेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक तीन जो न्यूक्लियोटाइड है उसे हम लोग कोडॉन बोलते हैं। तो वो कोडॉन, उसी कोडॉन के थ्रू वो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को इंडिकेट करता होगा उस अकॉर्डिंग टीआरएनए वो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। तो ये अमाइनो एसिड कैसे आएगा? जो हम लोग डाइट खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं जो भी, तो प्रोटीन जो है उसका ब्रेक डाउन होता है और हमें अमाइनो एसिड मिलता है। सो अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन ही प्रोटीन होता है। तो वैसे ही वो अमाइनो एसिड आएंगे, उसको टीआरएनए लेकर आएंगे, उसको एक लास्ट में अलग अलग एक लेकर आएगा टीआरएनए, एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा आएगा, दूसरा लेके आएगा, तो पहला वाला टीआरएनए चला जाएगा। ऐसे करते करते लॉन्ग चेन बन जाएगा, वो एक अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन बन जाएगा। फिर उसकी फोल्डिंग होने के बाद लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन जो है यहाँ दिखाया गया है वो बन जाएगा। और वही प्रोटीन है जो एक्सप्रेस, मतलब वो डीएनए से प्रोटीन बना है वो एक्सप्रेस होगा। जैसे हमारे हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। सो वो केराटिन ही है जो इससे बना होगा, वो डीएनए के बेस से न्यूक्लियोटाइड है उसी से वो बना है एमआरएनए से वही प्रोटीन बना है और वही प्रोटीन जो है वो केराटिन के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग बहुत ही बेसिक सीखे हैं। सो अब हम लोग मेन हमारे चैप्टर पे जाएंगे। हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी मीन्स व्हाट? कि हमारे पेरेंट्स में जो जीन था वो हमारे अंदर आया है। 50% ऑफ आवर फादर एंड 50% ऑफ आवर मदर विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर बॉडी। ये क्रोमोसोम के थ्रू आता है। ठीक है, तो सबको ये पता ही होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बॉय हैव XY chromosomes and girls have XX chromosome. So one of the chromosome is transferred to their offsprings. So 50% हमें मिलता है, उसी अकॉर्डिंग बॉय होगा या गर्ल होगा वो डिसाइड होता है। ठीक है, सो सबसे पहला है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। Heredity is the transfer of biological character from one generation to another via genes. हमने पहले ही बोला कि जो पेरेंट्स से बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफ़र होता है अपने बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में, किसके थ्रू? जीन्स। तो वो जीन्स ही है जो एमआरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा जो एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, तो उसे हम जीन्स बोलते हैं। जॉन जीजर मेंडल ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दिस और नोट डाउन दिस पॉइंट, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो जॉन जॉर्ज मेंडल जो है वही थे, उन्होंने ही ये जेनेटिक्स का फाइंड किया था कि कैसे एक कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो फिर उन्होंने ही पता किया था कि जेनेटिक्स करके होता है। पर उनके ज़िंदा रहते तक उन्हें ये बात का खबर ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ फाइंड आउट कर दिया है। उनके मरने के बाद पता चला कि उन्होंने ही ये जेनेटिक्स का सब निकाला है। और वो फादर थे चर्च में, तो वो उनके चर्च के बाहर उन्होंने ये सब क्रॉसिंग किया, पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद उन्हें ये सब पता चला। ठीक है, उसके बाद 901 में म्यूटेशनल थियोरी जो है ह्यूगो दे विरिस उन्होंने फाइंड आउट किया। म्यूटेशन थियोरी मतलब क्या? कि अगर कोई जीन है उसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड हट जाता है या निकल जाता है या कहीं से डिलीट हो जाता है तो वो जीन का फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज होना, उस चेंज को ही हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो वो थियोरी ह्यूगो दे विरिस ने निकाला था। उसके बाद
1902 में वॉल्टर एंड सटर ने पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के अंदर, ग्रास हॉपर के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये सब यहाँ तक हमें किसी को पता नहीं था कि जीन करके होता है, जेनेटिक्स करके होता है। इन सब के रिसर्च के बाद हमें पता चला ये सब होता है। तो इसमें हमें पता करना था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जीन कहाँ, मतलब क्या है, कहाँ से है, डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। तो उसके आगे रिसर्च हुआ। सो 1944 में ओसवाल्ड एवरी, Michael McCarthy and Colin McLeod proved that except virus, all living organisms have a DNA as a genetic material. तो 1944 में ये साइंटिस्ट ने बताया कि वायरस को छोड़कर बाकी सबका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। फिर 1961 में फ्रांसिस्को जैकब एंड जैक मोनार्ड, उन्होंने मॉडल प्रपोज किया प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस वही जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। सो इन्होंने ये काम किस में किया था? बैक्टीरियल सेल्स में, बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उस पर ये काम किया था उन्होंने। फिर उनको ये पता करने के लिए कि जेनेटिक्स कोड्स वो डीएनए के अंदर छुपा रहता है और उसी को हम लोग वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम लोग जीन बोलते हैं। सो उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने वो इस्तेमाल की थी और उससे उन्होंने पता किया था कि क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसमें है या प्रोटीन सिंथेसिस है। तो वो सब रिसर्च हुआ था, ठीक है। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा स्कोप है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग वही जहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, उसको ग्रो करते, उस पर एक्सपेरिमेंट करते, रिसर्च करते। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर पूरा स्टडी होता है, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिर ये हेरिडिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें इससे पता चल सकता है कि कोई बच्चे में अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है, उसका बेबी होने वाला है और वो माँ जो है उसे कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मतलब उनके जीन ही वैसा है कि उनका कोई आरबीसी जो है वो अच्छे से बनता नहीं है। तो फिर अगर उनके बच्चे में भी ये आया तो ये पता करने के लिए हम लोग ये हेरिडिटी पढ़ रहे, ताकि हम लोग उससे हम लोग पता कर सके कि माँ को है तो बच्चे को होगा क्या। सो वो भी बहुत अलग सा प्रोसेस है पढ़ने का, स्टडी करने का। तो वो उसके लिए हम लोग ये हेरिडिटी पढ़ते हैं। फिर ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए कि हम लोग अगर ये हो रहा है बच्चे को तो हम लोग रोक कैसे सकते हैं, वो सब स्टडी करने के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। सो कोई हाइब्रिड वैरायटी का एनिमल चाहिए, मतलब जैसे आप लोग ने सुना होगा वो डॉली शिप करके, वो शिप को दो अलग अलग एनिमल्स को के जीन्स को कंबाइन करके बनाया गया था। मतलब उसको दूसरे के, एक एनिमल का जीन दूसरे एनिमल का जीन उसको फर्टिलाइज किया था और फिर उसको एक मदर में डाल दिया था। कोई एनिमल जो है मदर गोट थी, उसके ओवरी में डाल दिया था और उसके ओवरी के थ्रू जो बेबी प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग उसे डॉलीशिप बोलते हैं। तो उससे हम लोग ने रिकॉम्बिनेशन करके हम लोग ने एक एनिमल प्रोड्यूस किया, तो ये हाइब्रिड वैरायटी हो जाती है। फिर प्लांट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस माइक्रोब्स वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेरी स्मॉल, विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज। तो उसके लिए भी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे डीएनए से वो आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उन पूरे प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सो पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। पहला mRNA दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, सेकेंड जो है tRNA दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, और rRNA दैट इज़ राइबोसोमल rRNA। तो ये 3 अलग टाइप के आरएनए होते हैं, ठीक है।
So with the help of RNA, the gene present in the form of a DNA participate in the functioning of a cell and thereby control the structure and functioning of the body. So यही बोला गया है कि DNA ही है जिसके आरएनए के हेल्प से वो डीएनए ही है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है और वही हमारे बॉडी का फंक्शन दिखाता है कि हमारे रेड आइज़ है या ब्लैक आइज़ है, वो सब जो है वो इसके थ्रू ही पता चलता है. Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for our body. तो अपनी बॉडी को जैसा रिक्वायरमेंट है, अगर हमें बॉडी को कोई प्रोटीन चाहिए तो जो इन्फॉर्मेशन वो डीएनए के अंदर है उसी को डिकोड करके उसी का ट्रांसलेशन करके हमें वो प्रोटीन मिलता है. तो ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज किससे होता है? डीएनए से थ्रू आरएनए. पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है. तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए थ्रू द आरएनए. ठीक है. फिर दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा, और इसी को हम लोग सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसी को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. सो एमआरएनए जो है ये प्रोड्यूस होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है. जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रहेंगे ए टी जी सी जो भी रहेगा, वो जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस मतलब ए है तो आरएनए बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? यू होगा. ठीक है. जी है तो सी होगा, सी है तो जी होगा, अगर टी है तो ए होगा. तो जो भी है टी बस रिप्लेस होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है बनता जाएगा. ठीक है. सो दो स्टैंड में से सिर्फ एक ही स्टैंड वो पार्ट लेगा एमआरएनए बनाने के लिए, तो वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक एमआरएनए का स्टैंड बनेगा. ठीक है. बस वहाँ पे थायमिन की जगह यूरैसिल आएगा और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. सो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ये याद रखना कि ये प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. ठीक है. और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस राइट शॉर्ट नोट्स जो है वो अलग अलग करके लिख के आप पढ़ सकते हो, वो आपको इजी होगा. ठीक है. नेक्स्ट ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इधर पे बताया है कि एमआरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है वो साइटोप्लाज्म में आता है. ठीक है. और उस पे ना जो मैसेज होता है मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डीएनए से मिला हुआ रहता है. ठीक है. मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिला रहता है. तो मैसेज उसके पास रहता है एमआरएनए के पास, इसलिए उसको हम लोग मैसेंजर एमआरएनए बोलते हैं. तो मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड. द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. तो जो मैसेज रहता है उसमें से जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. मतलब अगर UGA है तो अगर वो कोई अमाइनो एसिड के लिए समझो प्रोलीन के लिए कोड करता है तो वो UGC अगर वो एमआरएनए पे रहेगा तो टीआरएनए कौन सा लाएगा? प्रोलीन को ही लाएगा, प्रोलीन अमाइनो एसिड को लाएगा. तो हर एक 3 करके वो जो ट्रिपलेट कोड होते हैं उसको हम लोग कोडॉन बोलते हैं. ठीक है. सो द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन. Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovering the triplet codons for 20 amino acids. ये जो साइंटिस्ट थे जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना वो इंडियन साइंटिस्ट थे और उन्हीं के वजह से हमें ट्रिपलेट कोडॉन्स के बारे में पता चला और उन्होंने ही बताया कि कौन से 20 जो टोटल अमाइनो एसिड है उसके लिए कौन कौन से ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, मतलब कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड रहेगा जिसकी वजह से वही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आएगा. फिर ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. ठीक है. तो जो हर एक एमआरएनए जो है वो बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन से बने होते हैं. एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए एंड फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ ए एंटी कोडॉन हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए. मतलब क्या
मतलब ये कि जो भी हमारा mRNA है उस पे जो कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो tRNA पे रहेगा, तो उसको हम लोग एंटी कोडॉन बोलेंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जगह अगर यहाँ पे मेरा है UGA, तो UGA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, UGA, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ACG। ठीक है, ACG रहेगा, तो वो ACG किसके पास होगा, tRNA के पास होगा। तो tRNA के बेस पे जो अटैच होगा ये 3 न्यूक्लियोटाइड, वो उसको हम लोग एंटी कोडॉन बोलेंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है वो mRNA से, तो वो आता है और वहाँ बैठता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो मैसेज है mRNA पे ट्रिपलेट कोडॉन के टाइप में, वो फॉर्म में जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन tRNA के पास होगा और वो आके उस पर बैठेगा। ठीक है, सो ये मैसेज को डिकोड करता है, तो उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। The amino acid brought in by tRNA are bonded together by the peptide bond with the help of rRNA. So जो ये अमाइनो एसिड जो है, जितने भी अमाइनो एसिड आते जाते हैं tRNA लेकर आते जाता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब वो दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, वो मतलब फॉर्म होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। और ये काम कैसे होता है, तो वो ये राइबोसोम होता है आरएनए, वो आता है और वो ये काम करता है। सो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के बाद वो टीआरएनए जो है वो जितने भी अमाइनो एसिड को लाता है, वो दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो वो जो राइबोसोम है वहाँ बैठा हुआ रहता है, वो आगे बढ़ते जाता है और टीआरएनए वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, आते जाते हैं, और एक एक अमाइनो एसिड है जो ऐड होते जाता है, और वो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। During this process, the ribosome keep on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon। तो इसमें जो राइबोसोम होता है उसके पास आरएनए और प्रोटीन दोनों होता है, और वही जो होता है वो मूव करता है कितने डिस्टेंस से, एक ट्रिपलेट कोडॉन के, मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन पे बैठेगा, फिर नेक्स्ट 3 ट्रिपलेट कोडॉन पे बैठेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन का कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। तो इसी अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन बनता है, और इसी प्रोटीन की वजह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं, अपीयरेंस जो है वो उस प्रोटीन की वजह से होता है। वो प्रोटीन जो बनता है वो जीन के थ्रू ही बनता है, जो डीएनए के अंदर रहता है, सो उससे ही हमें हमारा फिजिकल अपीयरेंस मिलता है। Living organism can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any change। ठीक है, सो यही जो जीन्स है जो ट्रांसमिट होता है दूसरे ऑफस्प्रिंग में, दूसरे लिए मतलब न्यू जनरेशन जो हमारी होती है उनमें ट्रांसमिट होता है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और उसी से हम लोग बताते हैं कि अगर वो सिमिलरिटीज़ है अपने पेरेंट्स से, तो थोड़ा बहुत वो क्यों है, क्योंकि उनका जीन उनके पास आया हुआ है, तो इससे थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ मिलती है, और वो जो जीन है विदाउट चेंज वो प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो वही कुछ कैरेक्टर्स जो है पापा के होंगे या मम्मी के, वो बच्चे में आता है। ठीक है, हावेवर सम टाइम सडन चेंज ऑकर इन दोज जीन। कुछ टाइम कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो जीन में ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो गया, ए की जगह ए टी के साथ बाइंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर होना चाहिए, तो ए के जगह जी आ गया, तो जी और टी का तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर नहीं हो सकता, तो वो भी गलत हो गया। या एक न्यूक्लियोटाइड ही हट गया वहाँ से, या एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो जीन जो है उसका सीक्वेंस चेंज होता है। उस जीन के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से
उस चेंज को ही हम लोग उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज, वो माइनर चेंज को ही हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे इन लोग ने पिक किया है कि कैसे वो mRNA बन रहा है। ये पिक्चर में डीएनए दिया है, वो डीएनए को अलग किया गया है, एक स्ट्रैंड से mRNA बन रहा है, ठीक है। फिर वो 3-3 करके जो ट्रिपलेट कोडॉन है उससे जो है उसके ऊपर एंटीकोडॉन टीआरएनए आ रहा है और बैठ रहा है और एक एक अमाइनो एसिड ला रहा है। तो वो नीचे के ट्रिपलेट कोडॉन और टीआरएनए के एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर रहे, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो राइबोसोम है वो आगे आगे बढ़ता है और उस टीआरएनए आते हैं और ऐसे अमाइनो एसिड का चेन बनाते हैं और उसी से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। सो गाइस, ये है पूरा 10th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है मेरे पास। अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं होंगे मैं उनको ये फॉरवर्ड करूँगी, और आज जो भी पढ़ा, जो भी मैंने बताया है वो आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम मंकी के जैसे, चिंपैंजी के जैसे थे, ह्यूमन बींग कैसे बने। तो वो जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो म्यूटेशन के थ्रू ही हुआ है। सो हम लोग आगे का जो है इवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ।